हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के लिए प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन हम करवा रहे हैं और ये एक सेट चल रहा था। अब इसका ये दूसरा पार्ट है। आइए देखते हैं, शुरू करते हैं प्रश्न को। प्रश्न है, रीजनिंग का प्रश्न है, अक्षर संख्या प्रतीक श्रृंखला से। और यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले और बाद में एक संख्या है। यानी प्रतीक बीच में होना चाहिए, आगे पीछे संख्या होनी चाहिए। तो आइए चलिए देखते हैं प्रतीक। जैसे यहाँ पे ये परसेंटेज मिल रहा है, इसके आगे पीछे संख्या नहीं है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क के आगे पीछे संख्या है 8 और 4। आगे देखिए ये भी प्रतीक है, ये भी प्रतीक है, ये भी प्रतीक है और यहाँ पे एक प्रतीक मिल जाता है जिसके आगे पीछे एक संख्या है। तो ऐसे हमको 2 प्रतीक मिले हैं जिनके आगे पीछे संख्या है। अगला जो प्रश्न है वो आ जाता है आपका बैठक व्यवस्था से, जिसमें कह रहे हैं कि ABCDEFGH वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। इनमें से कुछ लोग कोने पर बैठे हैं, कुछ लोग भुजाओं के मध्य में बैठे हुए हैं। ठीक, तो अब चलिए बनाते हैं चित्र और देखते हैं कि क्या हो सकता है इस प्रश्न में। सबसे पहले तो हमने एक वर्ग बना दिया, प्रयास तो कर रहे हैं बनाने के, पर बन जाए तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। कह रहे ए किसी भुजा के मध्य में बैठा है, कहीं पर भुजा के मध्य में बैठा दो। बैठ गया, ए बैठ गया अपनी जगह पे। बी ए के दाहिने तीसरे स्थान पर बैठा है। ए के दाहिने देखो पहला स्थान ये, दूसरा स्थान ये, तीसरा स्थान ये है। बी बैठ गया है। और आगे क्या है, आगे है कि बी और एच के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। बी और एच के बीच में 3 व्यक्ति बैठाओगे, इधर से देखोगे 3 व्यक्ति तब पर भी एच सामने यही आएगा, उधर से इधर से भी देखोगे तब पर भी वही आएगा। तो कोई बात नहीं, एकदम सामने ही बैठा है। सी एच के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। एच के बाईं ओर दूसरे स्थान पर सी बैठा है, बैठ गया भैया। ठीक है। डी जी के दाहिनी ओर ठीक बगल में बैठा है। अब देखो जी के दाएं, जी को यहाँ बैठाओ, जी के दाएं ठीक बगल में डी को बैठा दो। और ई बी के ठीक बगल में नहीं बैठा है। ए जो है बी के ठीक बगल में नहीं बैठा है, तो ई से, ई को बी से दूर बैठा दो। ए बी सी डी ई एफ, एफ बच गया, एफ को यहाँ बैठा दो। एफ के बाईं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, बाईं और दूसरे स्थान पर, सॉरी ये दाहिनी ओर हो गया, गलती हो गई। बाईं ओर तो ये होगा, दूसरे स्थान पर डी बैठा है। तो डी अपना सही जवाब है। ओके, बायां दायां कंफर्म रखना भाई। अभी भी मुझसे गलती हो गई, जस्ट अभी गलती हुई है और मैं ई लगा देता क्योंकि गलती हो गई थी। मैं बायां देखने के बजाय एफ इधर की ओर देख रहा है, तो उसका दाहिना ये होगा, बायां ये होगा। ठीक, तो वही सब ये कंफर्म रहना होता है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कॉपी घुमा के देख लो। ठीक, तो आपका काम हो जाता है। आप कहेंगे कॉपी कैसे घुमाएंगे सही है, कॉपी को यार घुमा के देखना तो ईज़ी होता है। कॉपी घुमा के अपना दाहिना बायाँ देख सकते हो, वैसे ही आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है? चलो, तो अगला जो प्रश्न है वो ये देखते हैं। इसमें कहा गया है कि मान लीजिए कि n वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 15, 18, 20 और 27 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 प्राप्त होता है और n 53 से विभाज्य है, तो n के अंकों का योगफल ज्ञात करना है। तो हमें बस इतना सा करना होगा। पहले बात तो यही देख लीजिए, जो इनसे विभाज्य होने वाली जो संख्या होती है वो इनका एलसीएम होती है, लासा होती है। तो लासा निकालने के लिए देखो भैया 15 का, आइए देख लेते हैं प्रोटेक्शन। देखिए जो 15 है वो होता है 3 पचे 15। 18 जो होता है वो 6 त्रिक 18 होता है, मतलब 2 9 दूनी 18, 2 गुणते 3 गुणते 3 होता है, ऐसा होता है। ठीक है। जो 20 होता है वो 4 पंजे 20, यानी 2 गुणते 2 गुणते 5 होता है। और जो 27 होता है वो होता है 3 गुणते 3 गुणते 3। जो इनका एलसीएम निकालना होता है, एलसीएम वो होगा भैया, देखो जो सभी में दिखाई दे रहा है वो लिखो, फिर जो नहीं दिखाई दे रहा है वो भी, मतलब देखो सबसे पहले तो हम देखें 2 देखते हैं। 2 इन दोनों में है, बाकी किसी में है नहीं है, तो लिख लिया 2। फिर देख लिया 2 यहाँ पे दिखाई दे रहा और कहीं नहीं है, लिख लिया 2। फिर 3 को देखा, ये 3 3 हमने उठा लिया सभी में से, 3 लिख लिया। फिर देख लिया जितने में से 3 उठ सकता है उतना में से 3 उठा लिया। फिर देख सकते हैं एक और 3 दिखाई दे रहा है, वो भी हमने उठा लिया। फिर देख रहे हैं 5, 2 में से उठ जाएगा, सॉरी गुणे का निशान लगाना था, 5 ऐसे लिख लिया। यही होता है अपना एलसीएम लेने का तरीका। आप वैसा दूसरा तरीका अपना सकते हो, जैसा आपको सुटेबल लगे वैसा वाला आप एलसीएम निकाल सकते हो। मैं देखो भाई 5 दुनिया ये 10 होता है, 0 लग जाएगा पीछे, काम खत्म। 3 तरीका 9 तरीक 27, 27 दुनिया होता है 54, ये होता है भैया 540 मिल रहा है। 540 एलसीएम मिल रहा है, तो इसको हटाते हैं भैया, अपने को 540 से काम है। अब अगर ये 53 से विभाज्य ना कहता तो अपना 540 जो होता है उसमें हम ये जो शेषफल 3 प्राप्त हो रहा है ना वही जोड़ देते और अपना
43 जो 43 है, ये हमारा उत्तर हो जाता है। लेकिन मामला थोड़ा सा गंभीर है, ये सही से नहीं चल रहा है। तो 540 को हमको बढ़ाना होगा। 540 में हमको किसी एक संख्या से गुणा करना होगा। हम x ले लेते हैं। चलो यहाँ पे गुणे नहीं, 540 x, उसमें 3 जोड़ेंगे, ठीक है। 540 का गुना करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि 53 से डायरेक्टली विभाज्य नहीं हो पा रहा है, ठीक है। जो अपना 543 था वो कट नहीं पा रहा था, तो हमको इसको बढ़ाना पड़ेगा। कितना बढ़ाना पड़ेगा, किससे गुणा करना होगा, उसके बाद 3 जोड़ना होगा, तब जाके 53 से कटेगा। इसके लिए हमें करना होगा कि 53 से इसे इस तरीके से भाग करना होगा, जैसा हमने लिखा है। 53 एक अन्नम 53 होता है, 53 होता है। 4 में से 3 गया, 1 बच जाएगा, ये कट जाएगा, और ये अपना 0 x + 3। समझ में आ रही बात? हमने एक बार पढ़ा और देख लिया हमें यहाँ पे कितना हो रहा है, कितना मिल रहा है, 10 मिल रहा है। 10 x + 3, 10 से में हम किससे गुणा करें कि 53 के लगभग में 53 के बराबर हो जाए। मतलब 10 में अगर हम 5 से गुणा कर देंगे, 10 × 5 = 50 हो जाएगा, उसमें 3 जुड़ जाएगा तो 53 मिल जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? अब आपको कहोगे हाँ बिल्कुल समझ में आ गई है। अगर हम 5 से गुणा कर देंगे, 10 × 5 = 50, 53 हो जाएगा। यानी हमने किससे गुणा किया? 5 से। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी ली? 5 ली। बस हमको यही याद रखना है कि x वैल्यू हमने 5 ली है। तो यहाँ पे जहाँ पे x दिखाई दे रहा था, यहाँ पे देखेंगे, यहीं पे हम 5 रख देंगे, 5 से गुणा कर देंगे। 5 0 का गुणा 0 हो जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा, 5 × 5 = 25, 27 हो जाएगा। और उसमें ये जो 3 जोड़ने की बात थी, अब 3 जोड़ भी देंगे, तो 27 तो 3 आपको वह संख्या के रूप में, यानी जो n दिखाई दे रहा है उसके रूप में मिल जाएगा। अब हमें कह रहे थे कि इसके अंकों का योगफल ज्ञात करना है, हमें संख्या नहीं, संख्या के अंकों का योगफल चाहिए। तो 7 3 10 2 12 हो रहा है, 12 हमारा उत्तर हो जाएगा, जैसा कि आपको यहाँ पे सही उत्तर के रूप में 12 दिखाई दे रहा है। तो समझ में आ गई बात कि क्या मामला था इसमें? जी हाँ बिल्कुल। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला वाला जो प्रश्न है उसमें क्या कहा जा रहा है, कह रहे हैं ABCDEF एक ही इमारत की 6 अलग-अलग मंजिलों पे रहते हैं। सबसे निचली वाली मंजिल का क्रमांक 1 है, उससे ऊपर वाले का 2 है, सबसे ऊपर वाले का 6 है। तो जैसा कि हम सामान्य रूप से हमेशा करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 हम लिख लेते हैं ताकि हमारा एकदम अच्छे से चले। अब कह रहे हैं ई के ऊपर केवल एक व्यक्ति रहता है, ई के ऊपर केवल एक व्यक्ति रहता है, तो ई 5वें नंबर पे रहेगा ताकि इसके ऊपर एक व्यक्ति छठवां रह सके। बहुत सिंपल हो गया ना। डी एक विषम क्रमांक वाली मंजिल पर रहता है, डी विषम क्रमांक वाली मंजिल पर रहता है, तो हम एक बार और लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 हमने ई को फिक्स कर दिया है। अब ये कह रहे हैं कि डी केवल विषम क्रमांक वाली पे रहता है, तो डी या तो 3 पे हो सकता है या तो 1 पे हो सकता है। तो दो हमने चित्र बनाया, तो इस वजह से हमने 2 जगहों पे रख दिया, अलग-अलग जगह पे। सी ई और सी के बीच में केवल एक व्यक्ति रहता है, ई और सी के बीच में केवल एक व्यक्ति रहता है। ई तो अपना फिक्स है, देखिए ऊपर तो कुछ नहीं हो सकता। अपन सी को नीचे रखते हैं ताकि ई और सी के बीच में एक व्यक्ति रह पाए। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप सी को नहीं बिठा सकते, तो ये वाला जो अपना है, ये वाला गलत हो जाता है, इसका मामला ही खत्म है। हम आगे देखेंगे और अब अपना बस सही चलेगा। देखिए सी एफ के ठीक ऊपर रहता है, सी एफ के ठीक ऊपर रहता है, तो एफ उसके नीचे रहेगा। बी ए के नीचे नहीं रहता है, बी जो है वो ए के नीचे नहीं रहता है, ए के नीचे नहीं रहता है, तो ए नीचे हो जाएगा, बी ऊपर हो जाएगा, सेट हो जाएगा बात। तो हमारा उत्तर हो जाएगा, देखिए प्रश्न मंजिल क्रमांक 1 पे कौन रहता है, तो डी रहता है, डी अपना सही जवाब हो गया। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। इसमें प्रश्न में हमें मैथ का एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया, आइए सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले कोष्टक में हल करेंगे, 17 में से 5 जाएगा तो 12 बचेगा। गुणा करते हैं तो 8 सते 56 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखिए 12 जो है माइनस में है और यहाँ पे आगे 11 है वो प्लस में है। ये इन दोनों का अपन घटाना पहले कर लेते हैं, -1 मिल जाएगा, यही सिंपल रहेगा। 56 में 11 जोड़ के 12 घटाने के बजाय आप ऐसा कर दो, ज़्यादा आसान रहेगा और आपको समझ में आ रहा है। देखिए 12 बड़ा था इसलिए -1 आया, समझ में आ रही बात? तो ये 55 हो जाएगा, बहुत सिंपल है। ईज़ी करना है, मुश्किल नहीं करना है चीज़ों को, तो ये ऐसे ही हो जाएगा, ठीक। अगला जो प्रश्न है इसमें कहा गया है कि वर्तमान में हम जिस कोयले का उपयोग करते हैं, वह उन पादपों से यानी पेड़-पौधे से प्राप्त होता है, जो इतने वर्ष पूर्व जीवित थे। तो करोड़ों साल पहले वो जीवित थे, तो यहाँ पे देखिए ये 1 करोड़ लिखा है। मतलब भाई ये क्वेश्चन सच में बहुत मुश्किल था। आप इसमें कह सकते हैं कितना क्या कैसे कैसे, तो करोड़ों साल याद रखिए, यहाँ पे ये 1 करोड़ है, ठीक। 1 करोड़ साल पहले वो ज़िंदा थे और मिट्टी में दब गए, उसके बाद से फिर वही कोयला बन गए हैं। तो करोड़ों साल लगे हैं ये सब होने में। सोच के देखो यार, करोड़ों साल पहले वो थे। क्या क्या हो रहा है? अगला जो प्रश्न है इसमें कहा गया कि विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव जो वन होते हैं, ये खारे पानी वाले वन होते हैं, यानी खारा पानी, वहाँ पे मीठा पानी नहीं होता है, खारा पानी होता है। तो सुंदरवन आरक्षित वन जो दिया है, ये आपका सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है कि यहाँ पे एक शब्द दिया गया होराइजन जो भी है, शब्द में ऐसे कितने अक्षर समूह हैं जो आगे और पीछे दोनों दिशाओं से जिनमें से प्रत्येक शब्द के बीच में उतने ही अक्षर है जितने कि उस अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में मौजूद होते हैं। यही हमको इसमें समझना है।
अब देखो भाई, इस शब्द के जो है ना कि शब्द में अगर आप गिनती से करो तो थोड़ा-सा एक बार कन्फ्यूज़न हो सकता है। अगर आप इसके जो कोड होते हैं वो लिख लो तो शायद थोड़ा आसान हो जाए। जैसे एच का होता है 8, ओ का होता है 15, आर का होता है 18, आई का नाम होता है, ज़ेड का होता है 26, ओ का होता है 15, एन का होता है 14। तो आप समझ ही सकते हो कि यहाँ पे हमने लिख लिया है, ठीक? अब यहाँ से गिनती करते थे 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, यहाँ पे पहला हमको मिल गया है। 15, 16, 17, 18 नहीं मिल रहा है। 18, 19, 20, 21 नहीं मिल रहा है। 9 नहीं मिल रहा है। 26 नहीं, 15 से नहीं मिल रहा है। 14 से 15 एक और मिल गया। 14 से 15, 16, 17, 18 एक और मिल गया। 18, 19 नहीं है। 15, 16, 17, 15 से 16, 17, 18 एक और मिल गया है। और देखिए इसमें विकल्पों में सबसे अधिक 4 है, हमको 4 ही मिल चुका है, उससे ज़्यादा अब मिलने की संभावना ही नहीं है, ना ही विकल्प में है, तो 4 हमने उत्तर लगा दिया, ठीक। अगला प्रश्न देखेंगे जहाँ पे बिल्डिंगों में लोगों को बैठाना है, तो भैया 6 लोग हैं, 6 इमारत है, वही अपना निचले वाला 1 है, ऊपर वाला देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे ये सेम टू सेम है। आगे पढ़ते हैं कि पी और एस के बीच में केवल 2 व्यक्ति रहते हैं, ठीक है। एस टी के ठीक नीचे रहता है, ठीक है। तो भैया देखो पी और एस के बीच में 2 व्यक्ति रहते हैं। पी और एस के बीच में यहाँ पे देखो 2 व्यक्ति को हमने बैठा दिया। एस टी के ठीक नीचे रहता है, टी के ठीक नीचे रहता है, तो यहाँ पे देखो ऐसे बैठा दिया। पी एक समक्रमांक वाली मंजिल पर रहता है। पी एक समक्रमांक वाली मंजिल पे रहता है, तो ये भी 2 पे तो रह नहीं सकता है। 2 पे भी रह सकता है क्या? हाँ, रह सकता है। समक्रमांक वाली मंजिल पे रहता है देखते हैं, लेकिन मंजिल क्रमांक 2 पे नहीं रहता, ठीक है। तो पी को या तो हम 4 पे लगा देंगे या तो 6 पे लगा देंगे। पी यहाँ पे भी हो सकता है, पी यहाँ ऊपर 6 वाले पे भी हो सकता है। 6 पे होगा तो 1 छोड़ करके ठीक है, ब बाद में देखेंगे। आर सबसे ऊपर वाली मंजिल पे रहता है, आर यहाँ पे सबसे ऊपर रहता है तो पी नहीं रहेगा, ठीक? पी यहाँ पे फिक्स रहेगा। और पी और एस के बीच में 4 लोग रहते हैं तो एस को सबसे नीचे ही रखना पड़ेगा, उसके ऊपर टी को ही रखना पड़ेगा, इसके अलावा कोई व्यवस्था नहीं है। क्यू आर के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है, क्यू आर के ठीक नीचे वाली मंजिल पे रहता है और एकमात्र बच गया पी क्यू आर एस टी यू, यू बच गया तो यू को यहाँ पे बिठा दो। मंजिल क्रमांक 3 पर कौन रहता है? तो 3 पर यू रहता है। सही जवाब हो गया। काफ़ी मुश्किल प्रश्न था ये। ये सच में देखा जाए तो थोड़ा मुश्किल था, बट ठीक है, मेरी आदत हो गई है इसको करने की, इस वजह से दिमाग में चलता रहता है, तो अपन इसको कंट्रोल कर पाते हैं और आराम से बैठा पाते हैं। तो आपको इस पर प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, क्योंकि ये वाले प्रश्न कुछ ज़्यादा इसमें देखने को मिल रहा है और आगे भी एग्ज़ाम में ये देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, तो इन पे थोड़ा-सा ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। चैप्टर पर थोड़ा विशेष ध्यान दीजिए। इसमें आपको खुद का ही सारा अंडरस्टैंडिंग फिट करना होगा। जो भी इसमें कहा जाएगा उसको अलग से बनाइए, 1 से लेकर 6 तक की गिनतियाँ लिखिए, उसके बाद इसको व्यवस्थित कीजिए, अपने हिसाब से व्यवस्थित कीजिए। जो उसमें चल रहा है सब कुछ अपने से समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि बिना आपके अंडरस्टैंडिंग के कोई और कुछ समझाए वो समझ नहीं आएगा। अगला प्रश्न जो है मैथ का प्रश्न है, सिंपल है। एक्स माइनस वाई बराबर 9 दिया गया है, एक्स वाई बराबर 6 दिया है, 16 दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस वाई स्क्वायर का फार्मूला बताना। मतलब देखो भैया एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस रहता है माइनस 2xy होता है, यही फार्मूला होता है। एक्स माइनस वाई की जगह पे 9 है, तो 9 को अगर 9 वाई 81 डायरेक्ट लिख दो भैया, 81 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की सॉरी प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, माइनस 2 गुणित एक्स वाई है, यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू 16 है, 16 तो नहीं है, 32 डायरेक्ट लिख देते हैं हम यहाँ पे। क्या करें, 32 डायरेक्ट लेते हैं, ठीक है। इसकी जगह पे एक्स वाई की वैल्यू हमने 16 रख दी, 16 तो नहीं है, 32 डायरेक्ट रख दिया। माइनस 32 से इधर जाके प्लस हो जाएगा, जोड़ देते हैं। 2 1 3 हो जाएगा, 8 3 11 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अपना मिल गया 113, 113 अपना सही जवाब हो जाएगा। बहुत सिंपल है। चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है जो 6 और 9 दोनों से विभाज्य है। देखो भैया 6 से विभाज्यता का मतलब होता है जो 2 और 3 दोनों से कट जाए। 9 से विभाज्यता मतलब होता है जिनके अंकों का योग 9 से कट जाए, ये होता है मामला, ठीक। अब जो संख्या 9 से कट जाएगी वो जाहिर सी बात है 3 से कट जाएगी। 2 से कटने का विभाज्यता का नियम देख लेते हैं। देखिए इकाई के स्थान पर सब में 6 दिखाई दे रहा है। 6 एक सम संख्या है, सभी संख्याएं अपनी 6 से तो 2 से कट जाएंगी, ठीक है। ये सभी संख्याएं 2 से कट जाएंगी। और जो संख्या 9 से कट जाएगी वो 3 से भी कट जाएगी, यानी हमको केवल 9 से विभाज्यता देख लेनी है, तो वो 6 और 9 दोनों से विभाज्य हो जाएगी, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। इसमें 9 से विभाज्यता के बारे में बताया कि अंकों का योगफल 9 से कट जाना चाहिए, जैसे पहले वाला देख लेंगे। अगर आप इसको जोड़ेंगे 8 6 14 14 14 5 14 5 19 1 है 14 5 19 हाँ 19 1 20। यहाँ पे अंकों का योगफल 20 हो रहा है, जो 9 से नहीं कटता तो काम ही खत्म हो जाएगा। ये नहीं कटेगा भैया, ना 3 से कटेगा ना 9 से कटेगा, बात ही खत्म हो गई। इन दो इनका योगफल लेते हैं 6 5 11 11 2 13 13 4 17 17, ना तो 9 से कटता है ना ही आपका 3 से कटता है, ये मामला खत्म हो गया। ये वाली संख्या भैया उत्तर ही के रूप में दिया गया है, तो इसको जोड़ देंगे। 8 6 14 14 एक 15 15 3 18 18 3 से भी कटता है 9 से भी कट जाता है, इस वजह से ये वाली संख्या जो है 9 से कट जाएगी, 2 से तो कट ही जाएगी, तो इस प्रकार से ये अपना उत्तर हो जाएगा। आखिरी वाले का आप जोड़कर चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो
बस ये बहुत सिंपल है, आपको बस समझना रहता है कि कुछ लोग बता देंगे कि इन दोनों का एलसीएम निकाल, मतलब इन दोनों का गुणनफल कर लो, उससे जो कटेगा। तरीका समझो यार, जो संख्या 2 और 3 से कट जाएगी, वो संख्या 6 से कट जाएगी, और 9 से कटने के लिए अंकों के ऊपर 9 से कटना चाहिए, ठीक। तो लगा दिया, जो भी ऑप्शन में लग पाया वही अपना सही जवाब हो जाता है। बहुत सिंपल बात होती है, बहुत कुछ बड़ा नहीं रहता इसमें। तो भाई साहब यहाँ पे कह रहे हैं कि जल में डूबे हुए कुछ कंचों को देखने पर उनका आकार वास्तविक आकार से कुछ बड़ा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जल एक उत्तल लेंस के रूप में कार्य करता है। जो पानी होता है वो उत्तल लेंस के रूप में कार्य करता है, जिस वजह से वस्तुओं का आकार बड़ा दिखाई देता है। ठीक है, उत्तल लेंस अपना सही जवाब है, इसको रट लेंगे, बात खत्म है भाई, और क्या क्या आ जाए। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, फुटबॉल खेलते समय एक फुटबॉल खिलाड़ी के अस्थिभंग यानी फ्रैक्चर हो गया, हड्डी टूट गई है, अस्पताल ले जाए, डॉक्टर ने पदार्थ एक्स को लेकर जल में मिला दिया ताकि उसका उपयोग टूटी या हड्डी को सही स्थिति में रखकर सहारा दिया जा सके। इसका नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही प्लास्टर चढ़ता है, लगाया जाता है। ठीक है, तो अगला जो प्रश्न है वो देखते हैं। इसमें कहा गया त्रिकोणमिति का एक प्रश्न है जिसमें दिया गया है कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा बराबर -1/3 है, तो इसका मान ज्ञात करना है। सबसे पहले तो जिसका मान ज्ञात करना है हम इसी को थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, इसको साइन को हमको दोनों के हिस्सों में बांटा जा सकता है, यानी कि 1 अपॉन साइन थीटा लिखा जा सकता है, और प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा भी लिखा जा सकता है। आप समझ ही रहे हैं कि इसमें लिखा जा सकता है, कोई समस्या नहीं है। साइन थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो कॉसेक थीटा होता है, प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर होता है, यहाँ पे साइन थीटा था, ये होता है कॉड थीटा, अगर आपको समझ में आ रहा है तो। यानी कि कॉसेक थीटा प्लस साइन कॉड थीटा का वैल्यू निकालना है। अब आप एक चीज़ जानते हैं कि जैसे यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है, एक फार्मूला होता है। देखो, फार्मूले पे समझते हुए हम कह रहे हैं कि कॉसेक प्लस में होना चाहिए, कॉट माइनस में होना चाहिए, यानी उलट में होना चाहिए। अगर इन सभी में हम मतलब दोनों पक्षों में माइनस से गुणा कर दें तो कॉसेक जो हो जाएगा वो प्लस में हो जाएगा, यानी हो जाएगा क्या, कॉसेक थीटा माइनस हो जाएगा कॉट थीटा, और इधर भी माइनस से गुणा कर देंगे तो प्लस में 1/3 हो जाएगा। ये होना चाहिए, मतलब ऐसा हो सकता है और ऐसा होता भी है, तो ये हमने बदल दिया। अच्छा, हमने बदला क्यों? क्योंकि एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, सर्वसंख्या पढ़ी होगी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। आपने कहा हाँ, इसको तो हमने पढ़ा है। जब अगर आपने इसको पढ़ा है तो इसका विस्तार भी आपने पढ़ा होगा, समझा होगा। अभी हमने पिछली वीडियो में एक क्वेश्चन में ये आया था, जहाँ पे हम लिख सकते हैं कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ऐसा लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। इसके बराबर 1 हो जाएगा, इसको विस्तार है। और ये माइनस वाले की वैल्यू देखिए 1/3 में लेते थे, यहाँ पे हम 1/3 रख सकते हैं। अगर हम इसके जगह पे 1/3 रखेंगे तो 3 इधर जाके गुणा हो जाएगा, और कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर क्या आ जाएगा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब यही कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा के बारे में तो हमसे पूछ रहा था, तो हमारा 3 सही जवाब हो जाएगा। तो समझ में आ गई बात? तो प्रश्न ये काफ़ी मुश्किल है, जिनको त्रिकोणमिति नहीं आते, जिनको इनके सर्व संख्या नहीं पता है, जिनको इनका प्रयोग नहीं पता है, उनके लिए मुश्किलात रहेंगी, लेकिन है ठीक है, आसान है। आगे चलते हैं। आगे का जो प्रश्न है इसमें हमसे कहा गया है कि एक लेंस के 2 फोकसों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? एक लेंस है, ऐसा एक लेंस हो गया, इसके 2 फोकस होते हैं, भैया सीधी रेखा लेके यहाँ पे एक फोकस होता है, दूसरा फोकस इधर की ओर होता है। इनको जो ये सीधी रेखा जो खींची गई है उसको मुख्य अक्ष कहा जाता है, और इसका एक प्रकाशीय बिंदु होता है, यहाँ से फोकस की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है, और इसके इसके कोई एक वक्र का ये गोले का एक भाग होगा जिसकी एक त्रिज्या रही होगी, ठीक है, उसकी त्रिज्या को ही वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। समझ में आ गया? उपाक्षीय किरण, ये पता नहीं क्या होता है, पर 3 मुख्य परिभाषाएं होती है, वो हमने आपको बता दी है। अगला प्रश्न है कि भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने वाली पहली भाषा कौन सी है? तो तमिल भाषा है जो पहली शास्त्रीय भाषा है। इसमें हमसे पूछा गया है, प्रश्न कह रहा है कि निम्न में कौन सा कथन सत्य है, माने कौन सा सही है? कह रहे हैं 2 के अतिरिक्त सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती है। हाँ, बिल्कुल बात सही कह रहे हैं, ये एकदम सही बात है, 100% सही बात है। ठीक है, 2 ही एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम है और अभाज्य, बाकी सब अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं। दूसरा है कि यदि संख्या x अभाज्य है तो संख्या x+1 सदैव अभाज्य होगी। तो भाई ये तो गलत है भैया, जैसे 3 एक अभाज्य संख्या है, उसके बाद वाली 4 अभाज्य नहीं होती, तो ये गलत बात हो गई है। एक एक अभाज्य संख्या है, तो भैया एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है, ठीक। 1 से 20 तक 7 अभाज्य संख्याएं हैं, गिनती कर सकते हैं, 2 3 5 7 11 13 और 13 15 17 17 17 और 19। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्याएं मिल गई यार, ये तो 7 ही कह रहे थे, तो गलत हो गई बात, ठीक। तो समझ गया आपने कौन सा सही है, ठीक है। आगे घड़ी और दिशा से एक प्रश्न है, बहुत ही खतरनाक प्रश्न है। इसमें कहा गया है कि यदि
7:45 यानी 8:45 पर घड़ी के मिनट वाली सुई उत्तर दिशा को इंगित करती है। यानी घड़ी है, घड़ी में 8 बज रहे हैं, 7:45 हैं, तो 7:45 बजे मिनट वाली सुई तो यहाँ पे भैया 9 पे रहेगी। घंटे वाली सुई कहीं पे भी रहे, उससे क्या ही फ़र्क पड़ता है, ठीक है। मिनट वाली सुई से मतलब है, अगर ये कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं उत्तर दिशा को इंगित करती है, ये उत्तर है, ठीक है। तो जब 9 बज जाएँगे यानी कि मिनट वाली सुई आपकी 12 पे पहुँच जाएगी, तब वह किस दिशा को इंगित करेगी, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो भाई इसको रोटेट कर तो घुमा दो थोड़ा-सा। अगर ये उत्तर है, चूँकि हमने क्या पढ़ा है, उत्तर को हमेशा ऊपर की ओर पढ़ा, तो थोड़ा-सा इसे क्लॉकवाइज़ डायरेक्शन में घुमा दो ताकि ये उत्तर में पहुँच जाए। तो ऐसे में अगर यहाँ पे उत्तर है, उत्तर दिशा है और इधर 9 है, तो 12 यहाँ पे पहुँच जाएगा, 3 यहाँ पे पहुँच जाएगा, 6 यहाँ पे पहुँच जाएगा। तो जब 9 बजेंगे तो भई मिनट की वाली सुई इधर 12 पे रहेगी ना, मिनट वाली सुई। अब ये अगर यहाँ पे जब 9 पे थी तब ये उत्तर है, तो ये पूरब हो जाएगा, सिंपल बात है, बहुत सिंपल है। अगर आप समझ सके हो तो बहुत अच्छी बात है, ये इसमें समझने का ही खेल है, थोड़ा-सा क्लॉकवाइज़ डायरेक्शन में घुमा दिया, ठीक। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म में के 24 तीर्थंकरों में से प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभनाथ थे, ठीक। और अंतिम वाले तो अपने महावीर स्वामी थे, ठीक है। और बीच वाले सभी लोग 24 को याद करते हैं, भाई वो लोग याद करें, अपने बस का नहीं होता है। आगे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है इसमें वही निकालना है, इसमें क्या है, जैसे 8 65 से संबंधित है, 12 इससे संबंधित है, वैसे 13 से क्या संबंधित है? ठीक है, थोड़ा ज़ूम करते हैं। ज़ूम करने के बाद हमको समझ में आता है कि यार 65 8 से तुरंत तो समझ में आता है, 8 8 64 होता है। 8 का वर्ग होता है कितना? 64 और उसमें 1 जोड़ दो तो हमको क्या मिल जाता है? 65। हमको तो यही लग रहा है। फिर 12 का वर्ग होता है 144, 144 होता है, उसमें 1 जोड़ दो तो हो जाएगा 145, वही दिखाई दे रहा है। 13 तरफ में होता है कितना? 169, उसमें 1 जोड़ दो तो 1 जोड़ दो तो क्या मिल जाएगा? 170, सही जवाब है। और मेरे ख़्याल से मुझे लाल वाला ही यूज़ करना चाहिए, मैं बहुत देर से काला यूज़ कर रहा था। काले-काले से सब लिखा है, मैं उसमें काला यूज़ कर रहा हूँ। ख़ैर छोड़ो, जाने दो, इन सब बातों में नहीं रखते हैं, आगे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो कथन निष्कर्ष का है, ये थोड़ा ज़ूम करते हैं और देखते हैं कथन निष्कर्ष में क्या कथन है, क्या निष्कर्ष है। सबसे पहले बात तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कुछ पेन स्कूटर हैं। चलो आइए देख लेते हैं। कुछ ये हो गया पेन, ये हो गया स्कूटर, कोशिश तो कर ली हमने। आगे कुछ मुकुट हैट हैं, कुछ सभी गुब्बारे ग्लोब हैं, सभी अलग-अलग चल रहा है खेला। चलो ठीक है, कुछ मुकुट हैट हैं, कुछ मुकुट हैं जो हैट हैं। इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है गुरु, ठीक है? और सभी गुब्बारे ग्लोब हैं, सभी गुब्बारे ग्लोब हैं, ठीक है? ये मुकुट हो गया, ये मुकुट हो गया जो कि हैट है। ये गुब्बारा हो गया, ये मैं गुब्बारा लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ सभी गुब्बारे ग्लोब, ये लो मैंने ऐसे लिख दिया ग्लोब है, ठीक? अब हम थोड़ा-सा देखते हैं। सभी स्कूटर पेन हैं, स्कूटर पेन नहीं हो सकते, गलत है। कुछ मुकुट ग्लोब हैं, मुकुट और ग्लोब का कोई रिश्ता ही नहीं दिया गया था, गलत है। कुछ गुब्बारे हैट हैं, कुछ गुब्बारे हैट का रिश्ता कोई दिया नहीं गया था, तो वो गलत है। नहीं दिया था भैया तो सब गलत है, तो यहाँ पे सब गलत है। कोई अनुकरण नहीं करता, कोई पालन नहीं करता। अरे कौन जहाज़ लेकर मेरे सर पे घूम रहा है भाई? इतना अमीर नहीं हूँ कि मेरे वीडियो में जहाज़ आए। अब कुछ लोग कहेंगे ये तो फाइटर प्लेन था। ख़ैर यहाँ पे कोई निष्कर्ष पालन नहीं करता है। मैं इसको थोड़ा हड़का के आता हूँ। अरे भग जा भाई, मुझे वीडियो बनाने दे। चलो अगला वाला प्रश्न देखते हैं। अगला वाला प्रश्न में कह रहे हैं कि निम्न में से उस विकल्प का निकटतम लगभग मान दर्शाता है, उस समीकरण प्रश्न के स्थान पे क्या आएगा? तो बहुत खतरनाक प्रश्न है। देखिए भैया 15.32 दिया है, 4.37 दिया है, 2.11 दिया है, 14.47 दिया है। तो इसमें हम देखिए मान लेते हैं ये 15 ही है, भागे 4 ही है, ठीक है? प्लस 2 है, गुणित अपना 14 है। 14 दूनी 28 हो रहा है। पहले भाग करना चाहिए। मान लीजिए 15 नहीं, ये 16 है, 4 चौक 16, 4 मिल जाता है। इतना मान लेते हैं। जब ये मानने की बात कर रहा था, हम भी मान लेते हैं। 28 4 32 होता है, तो 32 के लगभग में देखो, 32 के लगभग में 30, 31, 34 ऐसा कुछ विकल्प भी नहीं है। सीधा 50 है उससे बड़ा वाला। तो ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, अपना 32 सही जवाब है। ठीक है? ओके। अगला वाला क्वेश्चन देखेंगे कि गर्भ निरोधन की कौन-सी विधि एचआईवी के संक्रमण को रोक सकती है? एचआईवी के संक्रमण को रोक सकती है। कॉपर टी, कॉपर टी से तो नहीं होता है भैया। ये कॉपर टी और कंडोम, कंडोम से तो मान लीजिए होता तो है, लेकिन पता नहीं यार इसको इसमें उत्तर में क्यों नहीं लिया। मुख मार्ग से ली जाने वाले गर्भ निरोधक यानी कि मुख से खाए जाने वाले गर्भ निरोधक से उससे होता तो नहीं, पता नहीं यार। केवल रोधी विधियाँ जो हैं इसमें बैरियर मेथड ओनली, मुझे नहीं पता भाई, मैं बस केवल पढ़ ले रहा हूँ। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, मुझे तो लगता था कि कंडोम के प्रयोग से अपना एचआईवी रुक जाएगा। लेकिन एचआईवी संक्रमित लोग तो बच्चा भी पैदा करते हैं ना यार। हाँ, इसमें फिर जब अगर कंडोम ही यूज़ कर लोगे तो फिर एचआईवी छोड़ो बच्चा भी नहीं होगा। हाँ, तो केवल रोधी विधि हो सकता है, बैरियर मेथड ओनली, ये होता होगा कुछ, इसके बारे में थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी।
अगला जो प्रश्न है इसमें कहा जा रहा है निम्न में से कौन सा राज्य भारतीय हिमालयी क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो सिक्किम, उत्तराखंड, मिजोरम ये सभी हिमालयी क्षेत्र में स्थित है। बिहार अपना हिमालयी क्षेत्र में नहीं स्थित है। अगला जो प्रश्न है इसमें हमसे पूछा गया निम्न में से किस तत्व के 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो सबसे पहले बात है Ca मतलब होता है कैल्शियम। कैल्शियम में होता है 20 इलेक्ट्रॉन, पहले बात तो होते हैं टोटल, उसका परमाणु क्रमांक 20 होता है। तो इसमें हो जाता है भैया 2, 8, 8, 2। बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 हो गई, ठीक है। नाइट्रोजन का होता है 7, इसमें होता है 2, 5। बाहरी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 हो गई। एल्यूमिनियम का हो जाता है 13, ये हो जाता है भैया 2, 8, 3। यहाँ पे देखिए 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, यही अपना सही जवाब है। मैग्नीशियम का होता है 12, सॉरी 12 लिखना था, 12। तो 2 सॉरी 2, 8, 2, 8, 10, 2, 12, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको एल्यूमिनियम में दिखाई दे रही है 13, वो सॉरी 3, 13 होता है इसका परमाणु क्रमांक, ठीक है। ओके, जो प्रश्न है वो है कह रहे हैं कार्बन का इनमें से कौन सा यौगिक अस्तित्व में नहीं है, मतलब कौन सा तत्व एग्जिस्ट ही नहीं करता। CH4 जिसको मीथेन कहा जाता है, क्या कहा जाता है? मीथेन, लिखने की जरूरत नहीं थी। C2H6 ये एथेन होता है, मीथेन के बाद एथेन होता है। और यहाँ पे C6H6 ये बेंजीन होता है, ठीक है। और ये रहा CH6, ये कार्बन के पास 6 हाथ नहीं होते, उसके पास 4 ही हाथ होते हैं, जहाँ पे वो एक एक हाइड्रोजन जोड़ सकता है। भाई बाकी 2 हाइड्रोजन को कौन जोड़ेगा भाई? कौन लेके जोड़ेगा इसके साथ? कहाँ से जोड़ेगा? ये नहीं जोड़ पाएगा, पॉसिबल नहीं है, इस वजह से ये अस्तित्व में नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि रीजनिंग का है। उस संख्या का चयन कीजिए निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यहाँ पे हमको श्रृंखला दिखाई दे रही है। सबसे पहले देखें 6 में से 9 हो रहा है, 6 3 9 हो रहा है, 3 जुड़ रहा है, बहुत अच्छी बात है। 9 3 12 है, वाह क्या बात है। 12 4 16, 4 जुड़ रहा है। अच्छा ठीक है, आगे देखते हैं 16 4 20, फिर 4 जुड़ रहा है, 20 5 25, अच्छा 5। अच्छा ये मामला है, 3 3 4 4, फिर 5 5 जुड़ेगा, यानी 5 फिर से जुड़ेगा, 25 5 30 30 अपना सही जवाब हो जाएगा। ओके सही है, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा यौन संचालित विषाणु जनित रोग है? भाई विषाणु से जनित तो पता नहीं, पर यौन संचालित रोग तो अपना एड्स है, ठीक है। विषाणु जनित तो नहीं पता मुझे। देख रहे हो, नजर देख रहे हो बंदे की, कहाँ जा रहा है। देखते हैं, आगे चलते हैं। अगला वाला देखेंगे ग्राफ से संबंधित प्रश्न। निम्नलिखित लाइन ग्राफ में विभिन्न वर्षों के दौरान एक कॉलेज के आय व्यय का दर्शाया गया है। दिन से ग्राफ का अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है कॉलेज का आय और व्यय लाख रुपए में। अब यहाँ पे देखें नीली लाइन इनकम ऑफ कॉलेज और एक्सपेंसेस ऑफ कॉलेज रेड लाइन में है, ठीक है। समझ में आएगी बात, ये इनकम है, ये एक्सपेंसेस है। चलो ठीक है, बात खत्म करते हैं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन आंसर नहीं देखेंगे पहले। 92 से 93, 1992 से 1993 तक आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि है, बस इतना सा हमको बताना है। सबसे पहले बात तो ये 90 वाला हो गया, ये 91 वाला हो गया, ये 92 वाला हो गया। 92 में हमको कह रहे हैं कि कितने आय में, इनकम में कितने प्रतिशत की वृद्धि है, तो 92 में हमको इनकम दिखाई दे रही है 42, समझ में आ रही बात। और 93, ये 93 वाला, 93 इनकम दिखाई दे रही है 50, कितना बढ़ोतरी हो रही है? आप कहोगे 8 लाख की बढ़ोतरी हो रही है। लाख, अरे लाखों में वृद्धि दी है ना, लाख में दिया गया, तो 8 की वृद्धि हो रही है। पहले कितनी थी? तो 42 थी। गुणा कर देंगे किससे? 100 से, बस यही अपना करना है। और 2 से काट देंगे तो ये 21 मिल जाएगा ना। हाँ कैसे दूना 42, 2 से काट देंगे तो ये 4 मिल जाएगा। 4 और 100 को गुणा 400, क्या मिलेगा ऊपर? 400, नीचे क्या मिलेगा? 21, 21 से भाग करना है। तो यार ये कितनी बार जाएगा? मेरे ख्याल से 9 बार जाएगा। 9 एकम 9, 9 दूनी 18 है जी। इतना भी पहाड़ नहीं आता भाई, कुछ ज़्यादा चला गया। एक बार तो जाता ही है। 21 से 400 में भाग करना है ना, मैंने खोजा 21 दूना 42, एक बार जाएगा। 21 का नम 21, मेरे पहाड़ा ही गलत था, एक थोड़ा माई फॉल्ट। आगे चलते हैं। 10 में से 1 गया, 9 बचेगा। 3 में से 2 गया, 1 बचेगा, 0 बढ़ जाएगा। अब कितनी बार जाएगा? अब 9 बार जाना चाहिए। 9 दूनी 18, 9 एकम 9, हाँ 9 बार जाना चाहिए। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, कितना बचेगा? यहाँ पे 9 बच जाएगा, ये कट गया, ये कट गया। और नहीं सही, 1/9/21, ये फिर दशमलव लगा देते हैं, 0 बढ़ा देते हैं। और ये 8 बार 8, 4 4 दूनी 8, 4, मेरे ख्याल से 4 या 3, 19.3 या 4 ऐसा कुछ जाएगा। 19.3 या 4, ये देखो भैया 19 दशमलव कुछ जा रहा है, 4 जा रहा है, 0 4 जा रहा है, ठीक है। तो ये अपना सही जवाब हो जाएगा 19 दशमलव वाला। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिखाई दे रहा है कि सुनील ने चावल के आटे का पेस्ट बनाया और पेस्ट में आयोडीन के विलयन की 1 बूंद मिलाता है, उससे क्या दिखाई देगा? देखो भैया जो चावल का आटा होता है या फिर चावल का जो पानी होता है, उसमें होता है स्टार्च, और स्टार्च जब आयोडीन के साथ मिलता है तो काला नीला रंग, काला नीला, नीला या काला हो जाता है, ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो नीला या काला ऐसा जो है, यही अपना सही जवाब है। अगला मैथ्स का सवाल है, उसमें क्या कह रहा है कि x बराबर 2 दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे -x की घाते 2, देखिए -x की घाते 2
घाते 2 होने की वजह से ये प्लस में हो जाएगा x की घाते 2, गुणते यहाँ पे देखो माइनस x की घाते 3 है, तो ये x की घाते 3 रहेगा, लेकिन वो माइनस कहीं जाएगा नहीं, माइनस तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो कुल मिला के माइनस से बाहर रख दो, और यहाँ पे गुणे में घाते जुड़ती हैं, तो माइनस x की घाते आप 5 कर लो, और फिर माइनस x का मान 2 रख दो, 2 की घाते 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 5 बार हो गया ना, तो 32 मिल गया, -32 रहेगा। ठीक है, -32 सही जवाब रहेगा। ओके, तो इसमें प्लस नहीं होगा, ध्यान देना, 32 और 32 दो जगह दिखाई दे रहा है, यहाँ पे प्लस माइनस भी आपको समझना पड़ेगा कि -32 ही रहेगा, प्लस में नहीं आएगा। अगले वाले सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ भाग, भाग का अर्थ जोड़ है, तो निम्नलिखित चिन्ह का मतलब कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या होगा। तो यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है 102, तो 102 देख लिया, 1 मिनट, 102 भाग का अर्थ होता है जोड़, जोड़ बना दिया 15, गुणे का अर्थ है भाग, भाग बना दिया 5, माइनस का अर्थ है गुणा 7 बना दिया, प्लस का अर्थ है -10 हो गया, और गुणे का अर्थ होता है भाग, 2 बना दिया। तो सबसे पहले यहाँ पे भाग करेंगे तो 5 मिल जाएगा, यहाँ भाग करेंगे तो 3 मिल जाएगा, और कहीं गुणा हो रहा है ना, 7 लेके 21, यहाँ पे 21 हो जाएगा, और ये -5 और प्लस में 102 ऐसा दिखाई दे रहा है। तो घटा लेते हैं कि जोड़ लेते हैं, पहले जोड़ ही लो, 2 1 3 2 1, 123 -5, 13 में से 5 गया 7, 1 1, हाँ 13 में से 5 गया 8, सॉरी 8 5 13 होता है, गलती हो गई मुझसे, तो 118 अपना सही जवाब हो जाएगा। अरे यार, इतना कम घटाना आता है, ऐसे में तो मैं तो गलती कर चुका होता। खैर, माय फॉल्ट, आगे चलते हैं। तो अगला सवाल ये है कि दिए गए कथन पर विचार कीजिए और दी गई धारणाओं में से कौन सा कथन में निहित है। कथन है कि त्यौहार के मौसम के दौरान यात्रियों को बढ़ती मांग की आपूर्ति के लिए चेन्नई से पटना तक की नई हॉलीडे ट्रेन शुरू की गई, नई दिल्ली नहीं है इसमें। यह सितंबर से अक्टूबर महीने के बीच बुधवार को चले गई। तो पहला है कि अधिक लोगों द्वारा सितंबर से अक्टूबर के बीच चेन्नई से पटना की यात्रा किया जाना संभावित है। बिल्कुल ये सही जवाब है, इसी के बारे में, तो यहाँ पे यात्रा के बारे में, यात्रा करेंगे तभी तो ट्रेनें चलाई जा रही है, तो ये सही है। चेन्नई से पटना के बीच वाली चलने वाली मौजूदा ट्रेनें रद्द वाला मामला ही गलत है, रद्द कर देंगे, रद्द वाला मामला इसमें नहीं शामिल है भैया, केवल पहला ही निहित है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे केवल एक धारणा निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनके ठीक पहले स्वर और बाद में भी एक स्वर है, पहले भी स्वर है बाद में भी स्वर है। तो हमें ढेर सारे स्वर पहले खोज लेने हैं, तो स्वर के लिए खोजते जाएंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे एक स्वर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक स्वर दिखाई दे रहा है, बीच में कोई व्यंजन नहीं है। आगे देखेंगे, आगे आगे यहाँ पे एक स्वर है, यहाँ पे एक स्वर है, एक व्यंजन मिल पा रहा है, तो सही बात है। यहाँ पे देखिए स्वर तो है, लेकिन बीच में 2 व्यंजन हो जा रहे थे, ये वाला नहीं चलेगा, एक व्यंजन होना चाहिए। तो पहला एक ही व्यंजन है, एक ही ऐसा हमको मिल पाया है, तो एक ही हमारा उत्तर हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है मैथ से। इसमें कह रहे हैं कि सोमवार मंगलवार बुधवार का औसत तापमान 32 है, रविवार सोमवार मंगलवार का औसत तापमान 36 है, रविवार का तापमान 39 है, तो बुधवार का तापमान क्या होगा। तो रविवार का तापमान क्या है, रविवार सोमवार मंगलवार वाले में रविवार का है, जहाँ पे 36 तापमान है, 3 दिन की बात कर रहे थे, 3 से गुणा करने, 6 18 से लगे 1 3 3 9 10 108 हो गया। इसमें देखो रविवार वाला शामिल, तो रविवार वाला हम घटा देते हैं। रविवार वाला जब हम घटा देंगे तो 18 में से 9 गया 9, 9 में से 3 गए 6, इतना हो जाएगा। बाकी 2 दिनों का, बाकी 2 दिन कौन से हो गए, सोमवार और मंगलवार। सोमवार और मंगलवार वाला इस 32 वाले में से घटाना पड़ेगा। पहले 32 में 3 से गुणा करो, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 96 हो गया। 96 में से 69 घटा देते हैं, तब जाके हमको मिल जाएगा बुधवार का तापमान। 16 में से 9 ज्ञान 7, 8 में से 6 ज्ञान 2, 27 डिग्री सेल्सियस अपना सही जवाब हो जाएगा। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, जिसका भी ये अपना औसत एकदम अच्छे से आता है वो समझ जाएगा, और नॉर्मली दिमाग लगाओगे तो खुद ही समझ जाओगे इसमें कहना क्या चाहता है, बहुत आसान आराम से हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न फिजिक्स से है। कह रहे हैं मान लीजिए कि चिकित्सक द्वारा 0.2 सॉरी 2.5 डायोप्टर क्षमता वाला संशोधित लेंस की सलाह दी गई। लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। यहाँ पे देखिए प्लस दिया गया है, तो जो भी माइनस वाले विकल्प हैं, पहले बात तो वही गलत हो जाते हैं, माइनस वाले विकल्प अपने गलत हो जाते हैं। इन दोनों प्लस वाले में से कोई एक अपना उत्तर होगा। अब देखिए यहाँ पे जो लेंस की क्षमता P बराबर होता है वो होता है 1/f, तो f बराबर हो जाएगा 1/p। अब p की वैल्यू जो हमको पता है 2.5 हमने रख दिया। अब देखिए ये जो मिलेगा वो मीटर में मिलेगा, फोकस दूरी ये हमें मीटर में मिलेगी, लेकिन यहाँ पे देखिए विकल्प में सब में सेंटीमीटर दिखाई दे रहा है। तो अगर हम ऊपर 100 से गुणा कर देंगे तो ये मीटर से सेंटीमीटर में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, सेंटीमीटर में बदल जाएगा। दशमलव हटाएंगे, एक जीरो बढ़ा देंगे, 25 चौके 100 होता है, एक जीरो दिखाई दे रहा है 40, तो 40 सेंटीमीटर प्लस वाला, क्योंकि ऊपर प्लस दिखाई दे रहा है तो नीचे भी प्लस। तो इस प्रकार से तीसरा वाला विकल्प अपना सही हो जाता है। ठीक है, समझ में आगे बात, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया ग्राफ में दिए गए वर्षों के दौरान 2 कंपनियों ए और बी द्वारा बेची गई कारों की संख्या को दर्शाता है। ग्राफ का अध्ययन करके
उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ पे देखिए, नीला वाला कार ए कंपनी ए दिखाता है और लाल वाला कंपनी बी दिखा रहा है। और यहाँ पे हम देखते हैं प्रश्न पे, पहले बात तो प्रश्न देखेंगे। प्रश्न देखेंगे तब समझ में आएगा कि हमसे पूछा क्या जा रहा है कि वर्ष 2003-4 के दौरान, 3-4 ये दिखाई दे रहा है, के दौरान कंपनी बी की कारों की बिक्री में गिरावट आई। ठीक है, कितनी गिरावट आई? 3 से 4। कंपनी बी वाला लाल वाला है, देखो यहाँ से 1200 से सीधा 600 में 600 की गिरावट हमको दिखी रही। ठीक है, गिरावट आई। पिछले वर्ष की तुलना में 2004 में कंपनी बी द्वारा बेची गई कारों की संख्या में हुई कमी ज्ञात कीजिए। 2000 कमी पिछले वर्ष की तुलना में, पिछले साल 2000 पिछले वर्ष माना 2003 की तुलना में 2004 में बेची गई, कंपनी द्वारा बेची गई कारों की संख्या में हुई कमी। कमी कितना? हमने अभी 600 कहा, तो 600 की गिरावट हुई है। तो ये हमसे कल 600 के बारे में पूछ रहा था। कितना उल्लू बना रहा है यार, इतना आसान प्रश्न कौन देता है भाई? थोड़ा तो कुछ जोड़ घटाना करवाओ। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आसान प्रश्न था। अगले वाले प्रश्न में चलते हैं, ये और भी आसान है। आसान किस प्रकार है कि आस ट्रेड के प्रयोग के संबंध में इसमें से कौन सा निष्कर्ष सही है? पहला बात क्या कहा गया कि ऑस्ट्रेड हम जानते नहीं, पता नहीं कौन है, कोई रहा होगा वैज्ञानिक, और इसने चुंबकीय दिक्सूचक सुई के विक्षेपित होने के बारे में कुछ कहा गया है कि किसी धारावाही चालक के बगल में रखे हुए चुंबकीय दिक्सूचक की सुई विक्षेपित होती है। मतलब ऐसे कोई तार जा रहा है, उसके बगल में एक दिशा सूचक यंत्र जो होता वो रखेंगे। वैसे नॉर्मली वो उत्तर दक्षिण दिखाएगा, लेकिन अगर इसके पास रखेंगे तो वो उसमें विक्षेपण होता है। तो बिल्कुल सही बात है, ये होता है, हमने पढ़ के रखा है। धारावाही चालक के आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ये बिल्कुल सही बात है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने की वजह से ही तो ये सुई विक्षेपित होती है। ठीक है, और इसी पे वरना विद्युत मोटर भी तो काम करता है उसी पे। ठीक है, जब तो ये दोनों अपना सही है, बिल्कुल सही है। एक धारावाही चालक के बगल में रखे हुए चुंबकीय दिक्सूचक की सुई का विक्षेपण की दिशा धारा की दिशा उलटने पर परिवर्तित नहीं होती, ये गलत बात है भैया। दिशा बदलने पर ही उसकी दिशा परिवर्तित हो जाती है। यानी मान लो करंट इधर की ओर इधर बह रहा है तो ऐसे सुई है, और अगर उल्टी दिशा में बहने लगा तो सुई तुरंत घूम जाएगी, ऐसा विक्षेपित होती है, ये होता है। तो इसमें केवल पहला और दूसरा ही सही है, ए और बी सही है। ए और बी सही है, सी गलत है। ठीक है दोस्तों, अगला वाला जो प्रश्न है वो देखेंगे। इसमें कह रहे हैं कि कुछ वस्तुओं को इस प्रकार बेचा जाता है कि जब 5% की छूट दी जाती है तो 33% का लाभ होता है। तो ज्ञात कीजिए कि सूची मूल्य यानी कि जो उसका मार्क प्राइस होता है, अंकित मूल्य, वो क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, तो भैया सबसे पहले बात तो मार्क प्राइस पे ही छूट दी जाती है। मार्क प्राइस को हम केवल एम लिखते हैं। एम में 5% की छूट देने का मतलब 95% पे बेचना। ठीक है, और ये सेलिंग प्राइस के बराबर हो जाएगा। और कास्ट प्राइस को हम सी लिख रहे हैं, इस पे 33% का लाभ, मतलब 133 पे बेचना, 133% पे बेचना, ये भी सेलिंग प्राइस। दोनों सेलिंग प्राइस बराबर है, इस वजह से आमने सामने ये बराबर हो गए हैं। अब एम बटे सी हम लिखने वाले हैं, 133 बटे 95 हो जाएगा। सिंपल बात है ना, ये तो सी को नीचे भेज दिया, 95 को उधर नीचे भेज दिया, ये तो सभी को आता होगा। अब देख लो, इसमें कह रहे हैं सूची मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। क्रय मूल्य से कितना ज़्यादा है, घटा के देख लोगे। 13 में से 5 गेन 8, 13 में से 5 गेन 8, हाँ सही बात है। और यहाँ पे बचेगा 2, 12 में से 9 गया 3, 38 रुपये हमको ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अब हम लिखेंगे नीचे 95, यानी क्रय मूल्य को नीचे रखेंगे, क्योंकि क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है, बस ये तो पूछा जा रहा है। तो क्रय मूल्य से तुलना करनी, तो क्रय मूल्य को ऊपर रखेंगे, गुणा कर देंगे 100 से। अब देखा भैया, 19 × 95 होता है क्या? हाँ सर, 5 1 कम 5, 5 9 45, हाँ 19 × 95, 5 दूनी 10, इतना मिल गया। 19 दूनी 38 होता है, 20 दूनी 40, तो 40% का यहाँ पे दिखाई दे रहा है अधिकता। 40% की अधिकता दिखाई दे रही है, साफ साफ तौर पे 40% की अधिकता हमको दिखाई दे गई है। ओके, अगला प्रश्न आ जाता है जो कि हो जाता है कथन निष्कर्ष का। यहाँ पे हम देख पाते हैं कि कुछ कथन निष्कर्ष हमारे पास सामने दिखाई दे रहे हैं। आइए चलिए देखते हैं। कुछ परियां देवदूत हैं, देखते हैं। ये परी हो गई, पापा की परी, और ये देवदूत। और पापा की परी और मम्मी का देवदूत, ये अच्छा रहेगा। ये परी, ये देवदूत अकेले देव अकेले लिख देते हैं, देवदूत हम समझ लेंगे। अब यहाँ पे कह रहे हैं कुछ परियां चुड़ैल हैं। क्या मत सवाल है, कुछ परियां चुड़ैल है, चुड़ैल, चुड़ैल, चुड़ैल। ओके, कुछ चुड़ैले झाड़ू, सभी चुड़ैले झाड़ू हैं। सभी चुड़ैल जो हैं वो झाड़ू हैं। सभी चुड़ैल को हम झाड़ू के अंदर बंद कर देते हैं। ये रही अपने झाड़ू। चलो ठीक है, मस्त प्रश्न है। कुछ झाड़ू परियां हैं, कुछ झाड़ू का कुछ हिस्सा परियों के अंदर है। सही बात है, झाड़ू का कुछ हिस्सा परियों के अंदर है, हम उससे अलग नहीं जा सकते, ये एकदम सही है। कुछ चुड़ैले देवदूत हैं, देवदूत से इसका कोई संबंध नहीं हो पाएगा, देवदूत बहुत दूर है।
चुड़ैले देवदूत से बहुत दूर हैं, इस वजह से इनका संबंध नहीं हो पाएगा। केवल एक निष्कर्ष पालन करता है, ठीक है, केवल निष्कर्ष एक पालन करता है। अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु की वह मात्रा जो एक उपभोक्ता दिए गए वस्तुओं की कीमतों, रुचियों और अनधिमानों को निश्चित रखते हुए खरीदने को तैयार है और क्षमता रखता है, को उस वस्तु की क्या कहते हैं? मांग कहते हैं। उस वस्तु की मांग कहते हैं। अच्छी बात है। अगला प्रश्न देखते हैं जिसमें हमको y का मान निकालना है और इसमें कुछ कुछ खास तो नहीं हो रहा है। यहाँ पे y अकेले दिखाई दे रहा है और बस कुछ खास नहीं है, ठीक है। पहले तो 3 दूनी 2 तिहाई 1 7/2 7/2 हो जाएगा, प्लस 7 दूनी 14 14 14 5 19/7 7, इसके साथ y माइनस 2 से इसमें भाग करेंगे, 2 से भाग मतलब उलट के गुणा, तो 2 से इसमें गुणा हो जाएगा तो 1/4 हो जाएगा। बहुत सिंपल बात है। बराबर 4 चौक 16 1 17/4। क्या बेकार बात है, ठीक है। सबसे पहले हम इसको इधर भेज देते हैं और इसको भी भेज देते हैं। अकेले अकेले जाके क्या करेगा। अच्छा, यहाँ पे नीचे 4 था ना, ठीक है। यहाँ पे 19y/7 रहेगा। अब देखो 4 4 2 है, इनका एलसीएम अपना कितना हो जाएगा। मैं डायरेक्ट लिखने नहीं, डायरेक्ट नहीं लिखता हूँ। 17/4 प्लस 1/4। अच्छा, इसको बदल तो सकते हैं, सॉरी पहले बात तो प्लस है तो उधर माइनस हो जाएगा, और नीचे 2 है तो 2 दूनी हम 4 कर रहे हैं ऊपर, ताकि 7 दूनी 14 हो जाए। डायरेक्ट हम कर रहे हैं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे 17 1 18 हो जाएगा। 18 में से 14 घट जाएगा तो 18 में से 14 गया, कितना बचता है? 4 बचता है। हाँ हाँ हाँ, 4 बचता है। नीचे 4 है, 4 से 4 कट गया, 1 बच गया। यानी हमको मिल गया 19y/7 बराबर 1, 7 ऊपर जाएगा, 7/19 मिल जाएगा y की वैल्यू। 7/19 हमारा तीसरा वाला विकल्प सही जवाब हो रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि युवा बंगाल आंदोलन के प्रमुख प्रवक्ता कौन थे या थी, जिनके अनुयायियों ने फ्रांसीसी क्रांति 1789 एडी के आदर्शों और ब्रिटेन के उत्तर उदारवादी सोच को पोषित किया? तो हेनरी लुई विवियन डेरोजियो, पता नहीं, इतना लंबा नाम है, जो भी है, अच्छा अच्छा नाम है, अच्छा नाम है। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि एक कमरे में 6 बच्चे 1 2 3 4 5 6 हैं, प्रत्येक बच्चे की लंबाई अलग अलग है, केवल 3 बच्चों की लंबाई बच्चा 4 से अधिक है, 4 से अधिक केवल 3 लोग हैं। अच्छी बात है। गजब है। टोटल 6 लोग हैं ना, तो 1 2 3 4 5 6 6 लोग हैं। तो 3 लोग 4 से बड़े हैं, तो 4 यहाँ पे रख देते, 4 से बड़े 3 लोग दिखाई दे रहे हैं, ठीक हो गया। बच्चा 1 की लंबाई बच्चा 3 की लंबाई से अधिक है, 1 3 से बड़ा है, लेकिन बच्चा 4 से कम है, 4 से लेकिन कम है। अच्छी बात है। 1 और 3 को नीचे ऐसे घुसा देते हैं, 4 से कम है तो, ठीक। बच्चा 5 की लंबाई बच्चा 2 से अधिक है, बच्चा 5 की लंबाई 2 से अधिक है, लेकिन वह समूह में सबसे लंबा नहीं है, ठीक है। 5 और 2 ऐसे हो जाएंगे, 6 नंबर बच्चा जो ऊपर हो जाएगा। 6 बच्चों में से दूसरा सबसे लंबा बच्चा कौन सा है? दूसरा सबसे लंबा 5 है, तो 5 अपना सही जवाब हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे ABCD के बजाय 1 2 3 4 यूज़ किया गया है, ताकि आपको पढ़ने में हेजिटेट करें और उसके बाद आपका उत्तर में गड़बड़ी हो जाए। बस यही इसमें प्रयोग किया गया, बस और कुछ नहीं है, बड़ी बात कुछ नहीं है। और अगला प्रश्न है कि प्रोपेनॉन में कितने द्विबंध होते हैं? तो प्रोपेनॉन होता है C3H6, H6 होता है, H6O होता है, सी 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 सिंगल बॉन्ड, और इसके साथ डबल बॉन्ड बना के अपना O, इसके साथ ट्रिपल बॉन्ड बना करके H, ट्रिपल बॉन्ड नहीं सॉरी, 3 अलग अलग बॉन्ड H, इस यही होता है। तो इसमें कितने डबल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं? तो एक डबल बॉन्ड हमको दिखाई दे रहा है, ओके। तो अगला प्रश्न है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना दिया गया, उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? अगर क्षेत्रफलों का अनुपात इतना दिया है, इसका वर्गमूल निकाल लो, आपका संगत भुजाओं का अनुपात मिल जाएगा। बस इतना सिंपल से बात है। तो वर्गमूल निकालने का, जो 361 होता है ये 19 का वर्ग होता है, और ये जो 529 होता है वो 23 का वर्ग होता है। नहीं आता तो वर्गमूल निकाल कर देख लेना, उत्तर मिल जाएगा आपको, ठीक है। या फिर विकल्पों में से ट्राई कर लेना, समझ में आ रही बात। बहुत सिंपल सा है, और नहीं ये दूसरा वाला विकल्प ना सही जवाब हो जाता है। वर्गमूल निकाल लेना, नहीं आ रहा है तो। जैसे 361 है, ऐसा पीछे से जोड़ा बना देंगे, एक एक अन्ना 1 बचेगा 2, 6 1 उतर आएगा, 1 1 2 हो जाएगा। और कितनी बार पढ़ा जाए? 9 बार पढ़ा जाए, 9 9 81 का हंसी लगे 8, 9 दूनी 18 8 26, कट गया पूरा पूरा। पहले 1 लिए थे, फिर 9 लिए हैं, तो 19 अपना उत्तर हो गया। यहाँ पे वर्गमूल निकला है। तो यही हमको वर्गमूल, पहले बात तो नियम यही है कि क्षेत्रफलों का अनुपात दिया गया है, अगर संगत भुजाओं का अनुपात पूछ रहा है तो उसके वर्गमूल के बराबर होता है। वर्गमूल का जो अनुपात बनेगा वही रहेगा।
वही उत्तर होता है, वर्गमूल निकाल लेना है आपको, बस हो गया जरा। ठीक है, ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और वैसे इसमें ज़्यादा वर्गमूल निकालने की आवश्यकता भी नहीं है, आपको तो उत्तर वैसे भी दिखाई दे रहा है। जैसे कि 15 का वर्ग तो ये हो नहीं सकता, ठीक है, लाइन से क्रमांकन तो उसी अनुसार होना चाहिए। ये 23 का वर्ग हो सकता है, अब वही सेम टू सेम ये उत्तर तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। देखिए 23 आगे बड़ा है, 19 छोटा है, ऐसा तो ऐसा भी नहीं हो सकता कि भाई बड़ी गिनती का छोटा वर्ग वर्ग और छोटी गिनती का बड़ा वर्ग हो जाए। तो एकमात्र दूसरा ऑप्शन बच जाता है, वर्गमूल भी निकालने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी उत्तर मिल जाएगा, विकल्प देकर ही उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, ओके। तो प्रश्न है कि द्विघात समीकरण ये दिखाई दे रहा है एक लंबा सा, इसके विभेदकर को निम्नलिखित में से किस व्यंजक द्वारा निरूपित किया जा सकता है। पहले विभेदकर जान लो, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, एक बार फिर से लिख देते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ये होता है। अब बी क्या जानते हो, जो बीच वाला होता है वही बी होता है, एक्स स्क्वायर के साथ वाला ए होता है, एक्स के साथ वाला बी होता है, जो खाली रहता है वो सी होता है। अब x के साथ यहाँ पे c दिखाई दे रहा है तो सी स्क्वायर हो जाएगा, -4 रहेगा, a की जगह पे b दिखाई दे रहा था b रहेगा, और c की जगह पे a दिखाई दे रहा था a रहेगा, सी स्क्वायर माइनस 4ba, सी स्क्वायर माइनस 4ba या फिर a b एक ही बात होती है। ठीक है, लेकिन सी स्क्वायर इधर रहना चाहिए, यही महत्वपूर्ण बात है। तो समझ में आ गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लोग अगर मतलब ध्यान नहीं दिए तो इसी पे लगा के चले आएंगे, पर ये गलत है ना, गलत है अपना, ये सही है। ठीक, अगला वाला प्रश्न देखते हैं जिसमें दिया गया है u माइनस वी बराबर 4 है, u v बराबर 20 है, तो यू क्यूब माइनस वी क्यूब का मान ज्ञात करना है। वही सेम टू सेम मामला है कि ए माइनस बी होल क्यूब बराबर क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में ए माइनस बी, वही वही वाला मामला है। बस इसकी जगह पे यही अपना 4 रख दो, 4 के क्यूब 4 चौक 16 चौके 64 रख दो सीधे सीधे, माइनस अपना ए क्यूब माइनस बी क्यूब निकालना है। अरे यू और वी समझ रहे हो ना, समझ ही रहे हो ना, ये मत कहना सर वहाँ पे यू वी दिया है, यहाँ पे आप ए बी लेते रहे हो, ऐसा मत किया करो, हाँ बुरा लगता है। 3 रखो, ए बी का मान अपना 20 दिखाई दे रहा है, और a माइनस बी का मान यहाँ पे 4 दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यही गुणा कर लो, 4 तिहाई 12, 12 दूनी 24, 240 दिखाई दे रहा है, माइनस में उधर जाके जुड़ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा भैया, जुड़ जाएगा तो 4 और 0 4 हो जाएगा, अच्छा 4 10 का 0 यहाँ से लगेगा तो 304 अपना सही जवाब हो जाएगा। अब ए लिखो या फिर यू लिखो, बात देखा, ये उत्तर तो वही आने वाला है ना, तो बस बात खत्म हो गई। चलो ठीक है, इसी के साथ ये मामला खत्म हो जाता है 100 क्वेश्चन का। आगे वाली वीडियो में आगे के प्रश्न आते रहेंगे, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, लोगों के साथ साझा करते रहें हम अपने विचार, कमेंट करके बताएं कैसा लगता है वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।